नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेशन है आप जानते हैं, इस सेशन के अंदर हम जो हमारा यूपी PCS का एग्जाम होना है 2023 का 14 मई को, उसके लिए यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो सेशन होता है इसके अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस लगा रहे हैं, यानी कि रिवीजन सीरीज है। एग्जाम में सब कुछ आता है तो यहाँ पर भी मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी PCS का जो एग्जाम होना है इसके लिए स्टडी IQ PCS ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है SIP+। ये क्रैश कोर्स आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में कम समय में तैयारी कराएगा। ठीक है, कम समय में आपको तैयारी कराएगा। और आपको अगर यहां पर अपनी तैयारी को बूस्ट देना है कम समय के अंदर, ठीक है, कम समय में अपनी तैयारी को अगर आपको बूस्ट देना है तो यहां पर आप इस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये है क्रैश कोर्स SIP+। इसके अंदर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मिडिवल भी लगभग खत्म होने वाली है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए दोस्तों तो कोड लगाना होगा SK स्टेट। ये है डिस्काउंटेड प्राइस और SK स्टेट कोड लगाते ही आपको सेम प्राइस पर यहां पर कोर्स मिलेगा। और UPSC+ यूपी PCS का आप जानते हैं कि लाइव फाउंडेशन बैच भी चल रहा है 2024 के लिए। तो जिन भी दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट है तो वो भी देख सकते हैं। और साथ में स्मार्ट कोर्स है यूपी PCS के एग्जाम के लिए, अगले साल 2024 का जो एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी दोस्तों के लिए SK स्टेट कोड लगाएंगे तो 4999 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, SK स्टेट कोड लगाएंगे तो 4999 में ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन कहता है कि यहां पर कि भाई कौन सी जगह से इंडियन मिरर नाम का न्यूज़पेपर चलाया जाता था 1880 के समय में। ठीक है, 1880 के समय पर कौन सी जगह से इंडियन मिरर नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। तो इसका सही जवाब जो है, और इसका सही जवाब है कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा में रविंद्रनाथ टैगोर, कैलकाटा से देवेंद्रनाथ टैगोर इस न्यूज़पेपर को चलाया करते थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि भाई देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है। तो ये पिताजी थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और इनके पिताजी थे द्वारका नाथ टैगोर, जिन्होंने लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो सोसाइटी है, पहली इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उससे जुड़े हुए थे। कौन? द्वारका नाथ टैगोर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और देवेंद्रनाथ टैगोर पिताजी थे रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर पंच मार्क्ड कॉइन्स देखें गौतम बुद्ध के समय पर चलता था, महात्मा बुद्ध के समय पर पंच मार्क्ड कॉइन चलते थे सिल्वर के, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 600 BC के आसपास की बात है। यानी कि 500 BC से लगभग 599 BC का मतलब 600 BC क्या मौर्यन काल में भी यही चलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, इंस्क्राइब्ड कॉइन्स ये बात कर रहा है 2nd सेंचुरी BC, यानी कि पोस्ट मौर्यन समय की। और पोस्ट मौर्यन समय में आप जानते हैं इंडो ग्रीक जो लोग आ गए थे, इंडो ग्रीक लोगों ने प्रॉपर कॉइन्स चलाए थे, इंस्क्राइब्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स नहीं थे, प्रॉपर सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए थे। पहली बार सोने के सिक्के भी इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए थे। दिनार आप जानते हैं 4वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी कि लगभग गुप्ता काल की। और आप जानते हैं चंद्रगुप्त टू ने सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने सिक्के चलाए थे, और चंद्रगुप्त वन ने भी सिक्के यहां पर चलाए थे। ठीक है चंद्रगुप्त वन ने 319 में गुप्ता काल की शुरुआत की थी और सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो दिनार जो थे गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे गुप्ता काल के, तो ये 4th सेंचुरी AD जो है गुप्ता काल को दर्शाता है। जित्तल 16 सेंचुरी में नहीं चलते थे बल्कि 13th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई 1206 से 1526 का जो समय है ये है दिल्ली सल्तनत का टाइम, और 1206 से 1290 का जो समय है ये है स्लेव डायनेस्टी का समय। और स्लेव डायनेस्टी के जो दूसरे शासक थे इल्तुतमिश, इन्होंने चलाए थे क्या? कॉपर के सिक्के चलाए थे जिनको जित्तल कहा गया था, और चांदी के चलाए थे जिनको टंका कहा गया था। तो ये गलत तरीके से मैच है, 16 नहीं बल्कि यहां पर आएगा 13th सेंचुरी। ठीक है, तो गलत तरीके से मैच है कौन सा?
डी तो सही जवाब यही है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी आप अच्छे से जानते हैं, एक ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पर लिखी गई किताब है, जो कि किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए थे जहां से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, क्योंकि टेराकोटा की मूर्ति मिली थी मदर गॉडेस की। साथ में हमें सील्स पर, ठीक है, सील्स पर हमें योगिक मुद्रा में बैठे हुए पशुपति, हमें पशुपति सील दिखती है। तो यानी कि प्रोटो शिवा, जिनको हम पशुपति कहते हैं, उनकी भी पूजा किया करते थे। ठीक है, तो मदर गॉडेस को मानते थे और पशुपति को भी मानते जरूर होंगे। ठीक है, चूज द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर सही तरीके से मैच्ड यहाँ पर नहीं है? ठीक है, सही तरीके से जो मैच्ड नहीं है वो है अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। अदीना मस्जिद आपको कहाँ पर मिलेगी? अदीना मस्जिद हमें मिलती है बंगाल में। ठीक है, बंगाल के मालदा में, वेस्ट बंगाल के मालदा में, और ये बनवाई थी सिकंदर सुल्तान ने। ठीक है, सिकंदर सुल्तान ने ये बंगाल में बनाई थी बंगाली सल्तनत के समय पर। ठीक है, बंगाली सल्तनत के समय पर अदीना मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, और दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद को रूबी गेट मस्जिद भी कहा जाता है, रूबी गेट मॉस्क भी कहा जाता है। जौनपुर में आपको ये देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पर बताएंगे, स्टेटमेंट है, और पूछता है कि भाई रिबेलियंस जो थे, यानी कि 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांतिकारी उस क्रांति को लीड कर रहे थे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे भाई, दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से जनरल बख्त खान, दिल्ली से जनरल बख्त खान, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मी बाई, अवध से, अवध या फिर बोलते हैं हम लखनऊ से, लखनऊ से क्योंकि लखनऊ कैपिटल थी, अवध जो रियासत थी उसकी, यहां से थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह, और कानपुर से, कानपुर से आपको मिलेंगे नाना साहब, नाना साहिब। उसी तरह से जिस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने लीड करा, उसी तरह से आपको कहां से? हिमाचल से पूछा हुआ है, तो हिमाचल से हमें मिलते हैं राणा प्रताप और वीर सिंह। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है सही जवाब है। वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी क्या है भाई? गदर पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर स्थापित किया गया था 1913 के अंदर। न्यूज़पेपर निकाला था गदर, और नाम से ही पता चलता है ये पार्टी भारत के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाना चाहती थी। कैसी क्रांति? जो 1857 के अंदर आई थी। तो 1857 के अंदर जैसी क्रांति आई थी भारत के अंदर, वैसी ही क्रांति का आगाज करने की तैयारी थी, वैसी ही क्रांति भारत में लानी थी, और गदर पार्टी का ये उद्देश्य था। ठीक है, हालांकि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, और यहां पर इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। किन्होंने? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाखना, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाखना ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बाखना ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये सिल्क लेटर जो कॉन्स्पिरेसी है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? ठीक है, तो सिल्क लेटर जो कॉन्स्पिरेसी थी, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी को ऑर्गेनाइज किया था किसने? उबैद सिंधी एंड मौलाना मोहम्मद हसन। ये कौन है? ये मुस्लिम समुदाय में देवबंदी सेक्ट से आते हैं, देवबंदी सेक्ट से आते हैं, जिनका उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलानी है, और इसके अंदर ये चाहते थे कि इनकी मदद मिले, किनकी मदद मिले? ऑटोमन एम्पायर की, ऑटोमन एम्पायर की। अगर आप देखते होंगे दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया था, और वहां पर टर्की के अंदर सरकार बदल दी थी। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर खिलाफत चली गई थी। तो ऑटोमन एम्पायर जो था, ब्रिटिश लोग उसके फेवर में नहीं थे, और
जो मुस्लिम लोग थे पूरी दुनिया में, उनके सेंटिमेंट्स ऑटोमन एम्पायर और उसकी जो खलीफा थे उससे जुड़े हुए थे। तो ऑटोमन एम्पायर के साथ मिलकर, प्लस जर्मनी के साथ मिलकर, प्लस देवबंदी, ठीक है, प्लस देवबंदी, ये तीनों ही इनकी मदद से ये देवबंदी समुदाय से आने वाले, मुस्लिम सेक्ट से आने वाले जो लीडर्स हैं, ये भारत के अंदर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। और ये कब की बात है? 1913 से ये शुरू हुई थी, ठीक है। 1913 से 1920 के बीच में पूरा ये सिनेरियो चला था। और यहाँ पर एक लेटर पकड़ा गया था, उस लेटर की मदद से ये पूरा खुलासा हुआ था कि इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी, इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है देवबंदी लीडर्स के द्वारा जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये जो एक लेटर था, ये सिल्क के कपड़े पर लिखा गया था, सिल्क के क्लॉथ पर, ठीक है, सिल्क क्लॉथ पर हमें मिला था ये लेटर। और इससे खुलासा होता है कि इस तरह की कोई प्लानिंग होने वाली थी, और यही कारण बनता है कि फिर ये प्लानिंग फेल हो जाती है, और इसी के लिए इसको सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई द फर्स्ट लीडर टू यूज वर्ड स्वराज, पहली बार स्वराज, अगर आप देखेंगे स्वराज का शब्द इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? अगर आप बात करें मॉडरेट लोग जब डोमिनेट कर रहे थे पॉलिटिक्स में, वो कब की बात है? 1905 के एरा की। 1905 से पहले की बात करें तो मॉडरेट लोगों की पॉलिटिक्स चल रही थी। 1905 के समय पर बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है, और यहां पर बंगाल पार्टीशन के समय में स्वदेशी बंगाल मूवमेंट चलती है, ठीक है, स्वदेशी बंगाल मूवमेंट चलती है। और यहां पर आवाज जो उठाई जाती है स्वराज की उठाई जाती है कि ये सही समय है कि हम इस आंदोलन के तहत हम लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों को घरों से बाहर निकालें और स्वराज ले लें, ठीक है। और ये जो डिमांड रखी थी, ये शब्द जो इस्तेमाल किया था सबसे पहले, वो थे बाल गंगाधर तिलक। हालांकि ऑफिशियली ये शब्द आप देखेंगे पहली बार 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के सेशन में बोला था। कलकत्ता के सेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने यह बोला था कि कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्वराज की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ऑफिशियली दादा भाई नौरोजी ने बोला था कांग्रेस के सेशन में, लेकिन स्वराज की जो डिमांड थी सबसे पहले और शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। Who among the following had moved the non-cooperation movement resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress? 1920 के अंदर आप जानते हैं, ठीक है, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कहां पर यह हुआ था? नागपुर में यह सेशन हुआ था, नागपुर में यह सेशन हुआ था, ठीक है, नागपुर में 1920 में सेशन हुआ था। और चरियर, एस राघव चरियर इसके प्रेसिडेंट थे, और इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव जो है वो पारित होता है, ठीक है। और इसको नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को कौन मूव करता है, ये सवाल है। ये रेजोल्यूशन कौन लेकर आता है? तो रेजोल्यूशन लेकर आते हैं CR दास, ठीक है, CR दास, जिनको क्या कहा जाता है? देश बंधु CR दास। और जानते हैं आप, इन्होंने गया का सेशन भी प्रिजाइड किया था। कब? 1922 के अंदर। तो 1922 के अंदर गया का सेशन इन्होंने प्रिजाइड करा था, और उस समय ये जेल में थे, तो इनके बिहाफ पर किसी ने यहाँ पर प्रिजाइड किया था, ठीक है। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, पहले कौन से लीडर ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, पहले लीडर ऐसे कौन से थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। आप जानते हैं चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, जहां पर पहले पुलिस वालों ने एक प्रोटेस्टिंग भीड़ पर लाठीचार्ज की, फिर उस भीड़ ने उग्र होकर थाने में आग लगा दी, और लगभग वहां पर 22 पुलिसकर्मी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर गांधी जी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया था, और गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को एंड कर दिया था, इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा बैठी थी, इसने 18 महीने और 11 दिन के अंदर भारत का संविधान बनाया, ठीक है। और यहाँ पर उसको अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को ये इनैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इनैक्ट यानी लागू हुआ था, और अडॉप्ट यानी पारित हुआ था। उसको स्वीकृति कब मिली थी असेंबली की? ये हुई थी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और ये डेट हमें कहां से पता चलती है? तो भारत का जो प्रियम्बल है,
भारत का जो प्रियम्बल है यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर हमें क्या बात पता चलती है? उसके अंदर हमें भारत के संविधान, भारत एक किस तरह का राष्ट्र है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका नेचर हमें पता चलता है। वो संविधान पावर कहाँ से ड्रॉ करता है? लोगों से पावर ड्रॉ करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि भारत के संविधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये क्या है भारत के संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य हैं। और साथ ही में डेट भी बताता है। तो हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है इंपॉर्टेंट चीज बताता है, एक डेट जिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकृति मिली थी, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कहता है द फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमने डीपीएसपी लिया है, तो हमने सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लिया है? ये लिया है हमने कनाडा के संविधान से, ठीक है। कनाडा के संविधान से हमने इस चीज को लिया है, ठीक है। कनाडा के संविधान से हमने इस चीज को लिया है, और कनाडा के संविधान से हमने लिया है, ठीक है। और ऑफिस और जो गवर्नर है, गवर्नर को अपॉइंट करने का जो तरीका है वो भी हमने कहां से लिया है? कनाडा के ही संविधान से। In which one of the following cases the Supreme Court of held that the concept of secularism is that will have no religion, ठीक है। कहता है कोर्ट के अंदर ये बात रखी गई कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि राज्य का, देश का कोई भी धर्म नहीं होता, ये है सेक्युलरिज्म का मीनिंग। ये मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में समझाया था, ठीक है, कौन से केस में समझाया था? तो अगर आप यहां देखेंगे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंदा भारती केस 1973, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखा गया। इसी केस ने बताया कि भाई आप पार्लियामेंट जो है वो संविधान को कहीं से भी कुछ भी बदल सकती है, एक्सेप्ट उसके बेसिक नेचर को चेंज किए बिना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत के संविधान का बेसिक नेचर डिसाइड करती हैं, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, और आप उसके अलावा संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कोर्ट ने उस समय नहीं बताया। टाइम टू टाइम, केस बाय केस बेसिस पे इस चीज को कोर्ट तय करता है। जैसे सेक्युलरिज्म 1994 के अंदर बताया गया एसआर बोम्मई केस के अंदर कि सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कहां से पता चला? मिनर्वा मिल केस के अंदर, ठीक है, मिनर्वा मिल केस के अंदर, ठीक है। सज्जन सिंह केस जो है इसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पूरे संविधान को बदल सकती है। इसके बाद, ठीक है, सज्जन सिंह केस के बाद आता है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस ने क्या कहा? गोलकनाथ ने केस ने कहा नहीं, पार्लियामेंट संविधान को नहीं बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती है, ठीक है। स्पेशल जो मेजॉरिटी है आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को नहीं एब्रोगेट कर सकती है, या संविधान के फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती है, ये गोलकनाथ केस में कहा गया। फिर उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और फिर 368 जो आर्टिकल है उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। पावर्स एंड प्रोसीजर करके शब्द उसके अंदर जोड़ दिया गया। पार्लियामेंट की पावर और प्रोसीजर बताता है। पहले था प्रोसीजर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बाद में इसमें पावर शब्द जोड़ दिया गया, और यहां से ये बताया गया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, संविधान की बेसिक कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है। फिर ये जो डिस्प्यूट है कि संविधान को पार्लियामेंट किस हद तक चेंज कर सकती है, किस हद तक नहीं कर सकती है, फाइनली ये सेटल किया गया था केशवानंदा भारती केस के अंदर, और इसके अंदर 24th अमेंडमेंट एक्ट को जायज़ ठहराया था। गोलकनाथ केस के वर्डिक्ट को बदलकर केशवानंदा भारती केस ने यह कहा कि पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना, ठीक है। चलिए, तो कहता है यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट, अगर अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट जो घूमने वाली मोशन है अर्थ की, अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या सनराइज होगा? नो सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल सही बात है भाई, अर्थ घूमेगी ही नहीं, तो घूमने से ही तो दिन और रात बनते हैं। नो अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट, जब सनराइज और सनसेट होगा नहीं तो डे और नाइट भी नहीं बनेंगे। ओनली वन सीजन, और अर्थ अगर घूमेगी नहीं तो अर्थ का एक ही फेस इस तरह से सूरज के चारों तरफ घूमेगा। आधी धरती
हमेशा अंधेरे में रहेगी, आधी धरती हमेशा उजाले में, तो सीजन हमेशा वही रहेंगे, सीजन में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब सारी स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भाई, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट देन, अर्थ है और यहां पर है सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, हम सब जानते हैं, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। इक्वेटोरियल प्लेन, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये मान लीजिए ये इक्वेटर ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अर्थ झुकी है तो इक्वेटर भी तो साथ में झुकेगा, तो इक्वेटर एक्चुअल में ये है इक्वेटर, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेटर। तो हम जो कहते हैं कि यहां से ये जो एंगल है ये है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री हम इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इक्वेटर, जो प्लेन, जो हमारा इक्वेटर प्लेन झुका हुआ है वो कितना, वो झुका हुआ है लगभग 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन 66.5 डिग्री झुका हुआ है, पोल जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इक्वेटोरियल प्लेन झुका हुआ है मतलब अर्थ झुकी हुई है। इस झुके होने के कारण ही अर्थ पर अलग अलग मौसम बनते हैं, और यही कारण है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर अलग अलग मौसम अर्थ पर नहीं होते। द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू द, हॉरिजॉन्टल जो विंड सर्कुलेशन है भाई, अर्थ जो है, अर्थ पर आप देखेंगे सूरज की किरण पड़ रही है, हवा ऊपर भी चल रही है, ठीक है, ऐसे उठ रही है, ठीक है। तो भाई ऐसे प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो यहां पर गैस ऊपर नीचे जाएगी तो हवा ऊपर तरफ भी चल रही है, हवा एटमॉस्फेयर में इस तरह से भी चलती है, ठीक है। और अब यहां से हवा ऊपर जा रही है तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर बन गया, कहीं पर हाई प्रेशर होगा, तो जहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी हवा बहेगी। तो अब ये जो हवा है ये सरफेस पे बह रही है, ठीक है। यहां पर लो प्रेशर है, हवा क्योंकि ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर बन गया, जब यहां ऊपर जा रही है हवा, ठीक है ठीक है, यहां से यहां पर सॉरी हाई प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि यहां से ऊपर जा रही है हवा तो हाई प्रेशर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही यहां से ऊपर हवा जाएगी, ठीक है, यहां से हवा जैसे ही ऊपर जाएगी, ये इधर से आकर हवा इसको फिल करेगी, ठीक है। कहीं हाई प्रेशर होगा, यहां पर जैसे ही लो प्रेशर बनने लगेगा, हवा यहां पर इसको फिल करने लगेगी, ठीक है। तो जो सरफेस पे हवा बह रही है ये कैसे चलेगी, क्या प्रेशर ग्रेडियंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही है सरफेस पर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही है, ये पूरी तरह से एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। मतलब हवा इस तरह से आती है और इस तरह से जाती है, एक जगह लो प्रेशर होगा, एक जगह हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा जाएगी, सूरज की गर्मी से हवा ऊपर भी उठेगी, ठीक है, ऊपर भी उठेगी, तो यहां पर आपको लो प्रेशर दिखेगा और यहां पर हाई प्रेशर। तो क्या प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा बह रही है, बिल्कुल बह रही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या उसमें एक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल जब हवा धरती पर बह रही है तो क्या इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी, बिल्कुल। सरफेस पर कहीं पहाड़ होंगे, कहीं नदियां होंगी, कहीं पेड़ होंगे, कहीं मकान होंगे, तो बिल्कुल टकराएगी। और कोरियोलिस फोर्स, क्या धरती के घूमने से, धरती के घूमने से जो एक तरह की खास तरह की फोर्स जो महसूस होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है, नॉर्थ में अगर सीधी मूवमेंट करेंगे तो ये आपको राइट में धकेल देगी, और साउथ हेमिस्फीयर में अगर आप सीधी मूवमेंट करेंगे पोल की तरफ तो ये आपको लेफ्ट में धकेल देगी। यानी जाना था आपको ऐसे लेकिन पहुंच जाएंगे यहां, यानी कि अगर आपने मिसाइल ऐसे दागी तो वो मिसाइल यूं जाके गिरेगी, यहां पर अगर सीधी मिसाइल दागेंगे तो मिसाइल यूं घूम के गिरेगी। तो कोरियोलिस फोर्स जो है हवाओं पर भी लगती है, ठीक है, हवा भी इसीलिए घूम जाती हैं जब मोशन करती हैं, अर्थ की कोरियोलिस फोर्स की वजह से घूम जाती हैं। तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सारी ही तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछता है कि भाई व्हेन इज द सन नॉट विजिबल इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका की बात करें तो अर्थ ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, ये है आर्कटिक और ये है एंटार्क्टिका, ये है एंटार्क्टिका। अब होगा क्या, जब नॉर्थ का जो पार्ट है ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ जब झुका हुआ है तो इससे क्या होगा इसका मतलब है कि सन जो है अब यहां पर पहुंचा हुआ है, कहां पर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन अपनी मैक्सिमम पोजीशन यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होगा, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होगा, तो यहां अंटार्कटिका में विजिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहां पर कब होता है सन, यहां पर होता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है, ठीक है। अब वापस जब सन आएगा तो यहां पर आएगा इक्वेटर पे, इक्वेटर कब आएगा, जून से चलता चलता यहां पर कब आएगा, जून से चलता चलता यहां पर आएगा सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक आएगा। और सितंबर जैसे ही क्रॉस होगा तब यहां पर
इस वाले हेमिस्फीयर के अंदर एंट्री ले लेगा। ये है इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करके सदर्न हेमिस्फीयर में जब सन आने लगेगा तो एंटार्क्टिका में विजिबल होने लगेगा, ठीक है। यानी कि सितंबर से पहले तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, सितंबर से पहले तो नहीं दिखेगा, ठीक है, सितंबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो यहां पर देखें सितंबर कहां पे, लास्ट ऑप्शन में यहां पर है, तो सही जवाब है ये। अब देखते हैं मार्च कैसे आया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर सन 21 जून पर है, जब यहां से चलेगा तो सितंबर तक इक्वेटर पे आ जाएगा। अब जैसे ही इक्वेटर से एंट्री ले चुका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको नजर आने लगेगा एंटार्क्टिका में, ठीक है। यानी सितंबर से पहले तो नजर नहीं आएगा, तो ये है सही जवाब, ठीक है, ये है सही जवाब। उसके बाद अगर आप देखेंगे सितंबर के बाद जब यहां पर चलेगा तो क्या आएगा, यहां पर आएगा दिसंबर, तो सितंबर से चलते चलते यहां पर पहुंच जाएगा दिसंबर में। यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में आपके लिए सूरज जो है पूरी तरह से विजिबल होगा, सितंबर से पहले नहीं होगा। अब यहां से देखेंगे दिसंबर आ गया, अब जब वापस जाएगा, अब जब वापस जाएगा तो फिर जैसे ही मार्च को क्रॉस करेगा, अब यहां पे दिसंबर है, वापस जाएगा, वापस जाते इक्वेटर पे फिर कब आएगा, जब मार्च होगा, तो मार्च पर अब इक्वेटर पे फिर से आ गया, ठीक है। अब मार्च पे फिर से इक्वेटर पर आ गया, अब वापस जा रहा है इस हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो मार्च में इस हेमिस्फीयर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मार्च आएगा फिर दिखना बंद हो जाएगा और सितंबर से पहले भी नहीं दिख रहा होगा। तो मार्च और सितंबर के बीच में, आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि सन जब यहां पर आएगा, तो आई होप आपको समझ आ रहा है, जून से यहां से शुरू करा हमने और जब यहां पर आया तो अभी तक नहीं दिख रहा है, इक्वेटर क्रॉस करते ही हमें दिखने लग जाएगा, कब, सितंबर के बाद। यानी कि सितंबर से पहले नहीं दिख रहा था और मार्च के बाद भी हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, मार्च के बाद भी हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ठीक है, चलिए, ओके दोस्तों, तो यहां पर सही जवाब है 2 मार्च और 23 सितंबर। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर की आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अगर मैप की मदद से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पर आसानी से समझ आएगा, ठीक है। मैप की मदद से अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर आप सियाचिन ग्लेशियर को देख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है, ये है शाक्सगाम वैली जो है पाकिस्तान ने दे रखी है चाइना को, ये है ट्रायंगुलर पार्ट जो है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगी क्या, नुब्रा वैली, और अगर ऑप्शन भी देखेंगे तब भी आप बिना ऑप्शन के भी निकाल सकते हैं, ईस्ट ऑफ अक्साई चिन। भाई इतना तो हमें पता है अक्साई चिन यहाँ पर है, तो अक्साई चिन के ईस्ट में थोड़ी है, बल्कि अक्साई चिन जो है सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है, ठीक है। दूसरा ईस्ट ऑफ ले, अगर यहाँ पर देखें लद्दाख जो है, लद्दाख अगर यहाँ पर देखें, लद्दाख ये रीजन है, ठीक है, लद्दाख के, लेह के, तो अगर लद्दाख के हैं तो लेह यहाँ पर लद्दाख में ही होगा, लेह के तो नॉर्थ में है, ना कि लेह के ईस्ट में है। और गिलगित जो है, गिलगित बाल्टिस्तान की अगर बात करें, ये जो है ये है गिलगित एरिया, पीओके जो है ये है गिलगित एरिया, इसके कहां पर है, इसके नॉर्थ में है, बिल्कुल नहीं, इसके ईस्ट के अंदर पड़ता है, यानी कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। लिपुलेख पास इज सिचुएटेड इन, लिपुलेख पास आपको इनमें से कौन सी जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर आपको कई सारे पास देखने को मिलेंगे, पासेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आप देखें लिपुलेख आपको कहां पर दिखता है, ये रहा लिपुलेख, चाइना और उत्तराखंड के बीच में आपको कहीं पर लिपुलेख देखने को मिलता है। तो चाइना और उत्तराखंड के बीच में हमें यहाँ पर कहीं पे लिपुलेख देखने को मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं और भी सही पासिस हैं, खारदुंगला, बुर्जिला, जोजिला, ठीक है, बारालाचला, देवासा, रोहतांग, शिपकिला, चांगला, पेंसिला, लनकला, ये सारे ही पासेस हैं। और मेन जो पासेस हैं आप ये देखिए कि ये वाले जो पासेस हैं जो हिमाचल में हैं, जो उत्तराखंड में हैं, ये पासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नाथुला, जेलिपला और अरुणाचल के भी ये पासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इन पर नज़र ज़रूर डालेंगे। जर्मन सिल्वर इनमें से किसको कहा जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर इनमें से किसको कहा जाता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर कहा जाता है कॉपर, जिंक और निकल के जो एलॉय को, कॉपर, जिंक और निकल के एलॉय को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, एक्चुअल जो नॉर्मल सिल्वर होता है उससे लेस एक्सपेंसिव ये आपको देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड, डायमंड के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है, कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा
बेवकूफ़ी भरा पॉइंट दिखेगा, वो है डायमंड को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमंड इस दुनिया की सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ें हैं उनमें से एक है। डायमंड को आप लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि आप ग्रेफाइट को, हम क्या करते हैं, डायमंड को नहीं बल्कि ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो लुब्रिकेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं दोनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक की कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स जो आपको ज्यादातर लिविंग बीइंग्स में दिखेंगे, लिविंग बीइंग्स में दिखेंगे और कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें डेफिनेटली आपको कार्बन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन से आपको बनते हुए दिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श का मतलब यहां पे क्या है, मार्श का मतलब आपने देखा होगा जो वेटलैंड टाइप के एरिया होते हैं, वेटलैंड्स टाइप के एरिया होते हैं जहां पर उथला पानी होता है, जमीन में पानी लगभग भरा रहता है और वहां से कई प्रकार की गैसें निकलती है। मेनली उनमें से कौन सी निकलती है, मिथेन गैस। तो इसीलिए मार्श गैस भी इसको कहते हैं, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। बिल्कुल, नेचुरल गैस के अंदर आपको मेनली क्या मिलता है, मीथेन, CH4। मीथेन जो है CH4 आपको देखने को मिलती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द गोबर गैस इज मीथेन। गोबर गैस यानी कि जो आप हम जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे अगर गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से, तो यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, मीथेन, ठीक है। और गोबर गैस यानी कि अगर आप गोबर से भी गोबर को प्रोसेस करके वहां से गैस बनाएंगे तो गोबर गैस जो आपको मिलेगी उसमें मीथेन आपको मेन कंपोनेंट मिलता है। इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। विच इज अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड का मतलब, ये स्ट्रक्चर पर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, ये जो है इसको हम बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड मतलब आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और COOH, ठीक है। और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2। सिंपल, जो आपने 10th क्लास में कभी पढ़ा होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन कंपाउंड है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। आपको पता होगा जैसे कि CH3 COOH, CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड। इस ये कितने हाइड्रोजन लूज कर सकता है, एक हाइड्रोजन है लूज करने के लिए, तो H+ से क्या होता है, एसिडिटी आती है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन लूज कर सकता है कोई कंपाउंड, वो उतना, उसको हम क्या बोलते हैं, उतना ही बेसिक है। एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो बोलेंगे मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोजन लूज करेगा तो बोलेंगे डाइबेसिक, और अगर 3 हाइड्रोजन लूज कर सकता है तो बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। तो इसके पास क्या है, लूज करने के लिए सिर्फ वो वाला हाइड्रोजन लूज होता है जो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो सिर्फ यही लूज होगा, ठीक है। उसी तरह से जो इसका एग्जाम्पल है वो है, ठीक है, क्या, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को अगर आप देखेंगे तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहां पर COH और इधर से COOH, ठीक है। तो आपको 3 जगह से ये आपको रिलीज करता हुआ मिलेगा। बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा 3 जगह से, ठीक है। और सक्सीनिक एसिड के अंदर आपको COOH और फिर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन मिलेंगे। और ये है डायबेसिक, ये हो गया ट्राइबेसिक, ये है मोनोबेसिक, और लैक्टिक एसिड भी आपको मोनोबेसिक देखने को मिलेगा। चलिए, सिट्रिक एसिड जो है ट्राइबेसिक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ चेंबर्स फाउंड इन हार्ट ऑफ व्हेल। एक व्हेल मछली के हार्ट में आपको कितने चेंबर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 चेंबर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक जो व्हेल मछली होती है उसके हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। जैसे ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें भी 4 चेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स मिलते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, ठीक है। चलिए, द प्रोटोप्लाज्म फैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटोप्लाज्म में फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म में जो फैट है वो स्टोर होता है, ठीक है।
एक आपने शब्द सुना होगा साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, दोनों में फर्क क्या है? भाई प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ही सेल के अंदर पाया जाता है। सेल का जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, जिसमें बाकी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको कहते हैं क्या? या तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, या दोनों को इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल पूरा का पूरा काउंट होता है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो काउंट नहीं होता। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म वाला पार्ट प्लस न्यूक्लियस, ठीक है? तो याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस आपको दोनों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है द एंजाइम्स ऑफ कर्ब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है? और यहां पर कुछ कुछ इनमें भरा होगा। और इसके अंदर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसे कहते हैं क्या? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर कर्व साइकिल होती है। कर्व साइकिल क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो कि एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है? एनर्जी जनरेट करता है। एडीपी से क्या बनाता है? एटीपी। और एटीपी से फिर हमारा शरीर क्या लेता है? एनर्जी लेता है। एटीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जो कि एडीपी से बनता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस? हमारे शरीर में ब्लड कहां पर प्रोड्यूस होता है? तो ब्लड सेल्स हमारे शरीर में कहां पर? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। हमारे शरीर की जो हड्डी है, हड्डी के बीच में एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। सेमी सॉलिड कुछ मटेरियल होता है जिसके अंदर कई सारी नसें भी बहती हैं। यहां पर प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। इसे कहते हैं बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा, ठीक है? हमारी हड्डी के बीच में जो गुदा होता है उसमें बोन मैरो में आपको प्रोड्यूस होते हुए मिलेंगे क्या? सेल्स। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स? भाई नर्व सेल्स आपको पता होगा, इस तरह से आपने देखे होंगे कभी जब आपने 10th क्लास पढ़ी होगी। तो नर्व सेल्स के अंदर यहां पर एक नर्व सेल्स के बीच में, ठीक है, एक नर्व सेल के बीच में क्या होता है? गैप होता है, ठीक है? एक नर्व सेल के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। ये जो गैप होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर होता है। अब ये जो नर्व सेल है इनके बीच में यहां पर गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ये जो सिनेप्स आपको मिलेगा यहां पर, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर आखिर कैसे होता है? तो वो ट्रांसफर होता है किसकी मदद से? सोडियम की मदद से। तो सोडियम आयन की फॉर्म में होता है और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी कर लेता है, जिससे दो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ना होकर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बीच में क्या मिल जाएगा? सोडियम इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होता है। द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ब्लू नाइल रिवर आपको कहां पर ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी? ठीक है, ब्लू नाइल रिवर आपको कहां पर ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी? तो लेक ताना जो है यहां पर ब्लू नील, भाई नील भी है ब्लू भी है, तो जो भी है नाम याद रखेंगे, ब्लू नील रिवर प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर देखेंगे जो नाइल रिवर है ये इजिप्ट की इंपॉर्टेंट रिवर है, सूडान से भी बहती है, ठीक है, साउथ सूडान से भी जाती है। ये दो भागों में आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी, दो स्ट्रीम्स की मदद से, एक ब्लू नाइल रिवर और एक वाइट नाइल रिवर। जो वाइट नाइल रिवर है ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट, ये बड़ी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से। तो लेक विक्टोरिया से जो निकलती है वो है वाइट नाइल, और इन्होंने पूछी है ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल कहाँ से निकल रही है? लेक ताना से। लेक ताना कहाँ पर है? इथियोपिया में, ठीक है। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? लेक विक्टोरिया को इस तरह से याद रखेंगे, लेक विक्टोरिया को इस तरह से आप याद रखेंगे, यू के और टी, ठीक है, यू के और टी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे यानी कि यू के टी तीन देशों के बीच में मिलेगी क्या? लेक विक्टोरिया। युगांडा और यहां पर तंजानिया और यहां पर है क्या? कीनिया, ठीक है। तो तीन देशों के बीच में लेक विक्टोरिया मिलेगी जिसमें से क्या निकलती है? व्हाइट नाइल रिवर निकलती है। और ब्लू नाइल कहां से निकलती है? लेक ताना जो कि इथियोपिया में है। मैडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड। मैडागास्कर आपको कहां पर मिलेगा? ठीक है, अगर ये भारत है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये है
अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर आपको एक आइलैंड दिखेगा, ये है मेडागास्कर। तो ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। ये इंडियन ओशन ही तो है। भारत के नीचे अगर मेडागास्कर में कहीं पे कुछ दिख रहा है, मेडागास्कर है, तो ये है क्या? इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में आपको मेडागास्कर दिखेगा। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद रिवर। कौन सी रिवर से जुड़ा हुआ है वाटरफॉल? जो विक्टोरिया वाटरफॉल है वो जाम्बेजी रिवर से जुड़ा हुआ है। और जाम्बेजी रिवर हमें कहाँ पर दिखती है? तो जाम्बेजी रिवर हमें जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बीच में बहती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक, तो 3 देशों के बीच में बहती है। अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका के साउथ जो पार्ट है उसके अंदर बहती है ये रिवर, ठीक है। विच स्ट्रेट सेपरेट्स द यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? भाई अफ्रीका और यूरोप को कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो वाटर चैनल जो कि दो जमीन के हिस्सों के बीच में बहता है। जमीन के जो 2 हिस्से होते हैं उसमें एक बीच में नैरो वाटर चैनल होगा जिसको जल डमरू भी कहते हैं हिंदी में। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई कौन सा है जो कि डिफरेंट, जो कि अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से, तो वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ये है अफ्रीका, ये बीच में मेडिटेरेनियन सी, यहां पर है यूरोप। और जिब्राल्टर अफ्रीका से अलग कर रहा है किसको? यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच्ड नहीं है, ठीक है। कौन सा पेयर सही तरीके से यहां पर आपको मैच नहीं दिखेगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है नाइजीरिया और रबाट। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। वहीं पर रबाट किसकी कैपिटल है? ये है मोरक्को की कैपिटल। तो रबाट जो है मोरक्को की कैपिटल है और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। द सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आप जानते हैं कि यहाँ इस समय एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, हर्षद मेहता केस। और इसके बाद यहाँ पर स्टैट्यूटरी पोजीशन दे दी गई थी, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दी गई थी किसको? सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी कमेटी के आधार पर? नरसिम्हन कमेटी। और नरसिम्हन कमेटी सिर्फ सेबी के लिए ही नहीं, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है वो भी किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर बने थे? सेबी, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। द फर्स्ट आउटकम बजट ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड इन। भाई इंडिया का पहला आउटकम बजट आपको कहाँ पर प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कब इन पर प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा? तो पहली बार आउटकम बजट का मतलब क्या होता है? तो आउटकम बजट का मतलब ये होता है कि हर एक मिनिस्ट्री के आउटकम को चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा बजट्स के, ना कि सिर्फ जो पैसे हमने डाले कितना खर्चा कहाँ पर हुआ। पहले सरकारें क्या करती थी, किसी स्कीम में या किसी चीज में कितना खर्चा हुआ इससे आंका जाता था। भाई खर्चा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट आपको बदले में क्या मिला? तो आउटकम जो है वो आउटपुट से रिलेटेड है। और ये 2005 में प्रैक्टिस ये शुरू हुई थी, ठीक है, 2005 में प्रैक्टिस शुरू हुई थी। और लागू करने वाला सबसे पहले आपको दिखेगा महाराष्ट्र ने सबसे पहले इस तरीके से बजट को बनाना शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? भाई सरकार जो है, सरकार का जो बजट होता है, सरकार का जो बजट होता है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है रिसीट यानी कि कितना आया, और एक होता है एक्सपेंडिचर यानी कितना गया। रिसीट 2 भागों में बटा होता है, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर भी 2 भागों में बटा होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। यानी कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल रेवेन्यू, जो इनकम होगी वो इन 2 किसी अकाउंट में जाएगी, और जो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो कैपिटल अकाउंट से होगा या फिर वो रेवेन्यू अकाउंट से होगा। तो प्रोविडेंट फंड जो है ये जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव, कोई कंपनी सरकार बेचती है, मान लीजिए सरकार ने एयर इंडिया के शेयर्स बेचे, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। बोरोविंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जो लोन सरकार लेगी, लोन रिसीव्ड करा, तो ये जाएगा किसके? कैपिटल रिसीट के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट, ये क्या है? टैक्स रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू है। तो भैया ये कहां जाएगा? रिसीट्स है और टैक्स रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर जाएगा। तो कौन सा इनमें से कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है? तो सही जवाब है डी, कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। भाई जीडीपी आपको जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में जो आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट यानी कि बनाते वक्त
किस कॉस्ट पर पड़ रहा है। मान लीजिए फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है, उसको बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, लेबर को कितना दे रहे हैं, किराया कितना दे रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जब बना रहे हैं तो कितना उस पर लागत आ रही है, ठीक है, कितनी लागत उस पर आ रही है, ठीक है, एट फैक्टर के लेवल पर, ठीक है, यहां पर किसी भी तरह का टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बनाते वक्त कितनी आ रही है। तो ये होता है, ये आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपको दिखेगा। अगर इसमें हम क्या ऐड कर लें, ये है फैक्टर कॉस्ट बन रहा है, यानी कि जमीन पे कितना दे रहे हैं किराया, फैक्टर जो लेबर है उसको कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, वो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर आप क्या करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जोड़ लें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इसमें जोड़ लें, तो ये क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, जब फैक्टर कॉस्ट पर बन रहे प्रोडक्ट पर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि जितना टैक्स भरा उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेट टैक्सेस, ठीक है। चलिए, तो अगर यहां पर कहता है कि डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट प्राइसेस, अगर आप क्या करें, जीडीपी में से, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को घटा दें। भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि अगर इसको वहां पर ले जाएंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से क्या घट जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बचेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर सही जवाब है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर ये टर्म आपको मिलेगी। सर्विस टैक्स भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, भाई किसी भी प्रकार की सर्विस वगैरह होती है, कोई रेस्टोरेंट में सर्विस हो गई, किसी भी तरह का, यानी कि कोई माल का, सामान का लेन देन नहीं हो रहा, सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगता है, भारत के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 से 1995 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछता है, What are the two main factors of the WTO? WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, इसका काम है कि पूरी दुनिया के अंदर रूल बेस्ड व्यापार हो, रूल बेस्ड ट्रेड हो, यानी कि जो ट्रेड हो उसके अंदर कुछ नियम फॉलो किए जाए, कोई कंट्री किसी दूसरी देश के खिलाफ कुछ किसी तरह का भेदभाव ना करे, एक इक्वल लेवल पर एक फेयर यहां पर ट्रेड हो, ठीक है। तो इसका जो मैंडेट है वो क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। मतलब जो मेंबर है इसके, उसके अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, और साथ में जो इसने फ्रेमवर्क बनाया है रूल बेस्ड व्यापार का, वो फॉलो होना चाहिए, इसका ये मतलब है। इन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, किसी एक, ये होता है ऑसिलेशन, ठीक है। मान लीजिए यह पेंडुलम, पहले ये यहां जाएगा इस पोजीशन पर, फिर वापस अपनी इस पोजीशन पर आएगा। तो कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही है, जैसे ये पेन अगर वाइब्रेट कर रहा है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी एक मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। पेंडुलम का भी ऐसा ही है, ये है मीन पोजीशन, इससे यहां जा रहा है, इससे यहां जा रहा है, यानी कि एक मीन पोजीशन से आगे पीछे उसकी पोजीशन होगी, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन भी एक तरह का ऑसिलेशन है। तो यहां पर क्या बोलता है, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये है, इससे आगे या पीछे मूव करता है। मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर ये बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है, भाई कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, मान लीजिए कोई साइकिल चल रही है चारों तरफ, ये है सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अभी देख लिया, एक पोजीशन से ऊपर और फिर नीचे। रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन जैसे लट्टू है, ये लट्टू है, ठीक है, लट्टू है और लट्टू अपनी ही इस पर घूम रहा है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो ये है रोटेशनल मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या जो है वो करेक्ट है, इनमें से क्या आपको देखने को मिलेगा एक करेक्ट, ठीक है, जवाब है, ठीक है। तो कहता है कि डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कि भाई कोई बॉडी किसी एक समय में एक जगह से दूसरी जगह जब गई तो उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, दो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पॉइंट सी पर आया, पॉइंट डी पर आ गया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति ने
एक अगर किसी व्यक्ति ने ए से डी का डिस्टेंस ट्रैवल किया और अब हम देखें उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। तो अगर आप देखें इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से सिर्फ बी तक गया 5 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो भी है 5 किलोमीटर। तो इस केस में हमें एक चीज पता चल गई कि डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड। भाई किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद या पंजाब में एट्रोसिटीज होने के बाद नाइटहुड अपना वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अपना वापस कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओशियनिक सैलिनिटी। भाई जो समुद्र के अंदर खारापन है उसके ऊपर पूछा गया एक क्वेश्चन है। समुद्र के अंदर जो खारापन है, अगर आप देखेंगे ये है अर्थ, अर्थ पर ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमें पता है मैक्सिमम गर्मी जो है यहाँ इस रीजन में पड़ती है, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें सबसे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा धूप इस एरिया में पड़ती है, तो आप कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा धूप यहाँ पड़ती है। और इक्वेटर पर तो सूरज 2 बार आता है, पहले एक बार जब जाएगा यहाँ पर आएगा, तो सबसे ज़्यादा, तो ये जो रीजन है यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पानी भाप ज़्यादा बनता है, ज़्यादा भाप बनेगा तो नमक पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ यानी कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पर होनी चाहिए, इक्वेटर पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर जो है यहाँ पर पानी भाप तो बहुत बनता है, साथ में ऊपर जाके वो बादल भी बनता है, और जब बादल बनता है तो बारिश करता है, और बारिश का मीठा पानी वापस यहीं पे गिरता है। तो इससे क्या होता है, इक्वेटर पे सैलिनिटी कम हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से सैलिनिटी इक्वेटर पे कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हम इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ, यहां पर सैलिनिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, सैलिनिटी आपको यहां पर ज्यादा दिखेगी। तो कहता है इट इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी आपको क्या दिखेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड डिक्रीजेस लेटर। ठीक है, यहां तक यानी ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक तक जाएंगे तो बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके बाद घटती हुई नजर क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर से, ऊपर यहाँ है बर्फ और यहां से पानी आता है, मीठा पानी बर्फ से, पोल से, तो यहाँ पर वो सैलिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, खारे पानी को कम करता है, क्योंकि यहाँ से मीठा पानी पोल्स का आता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड है। ठीक है, सही तरीके से कौन सा इनमें से मैच है, तो लैब्राडोर करंट जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। ठीक है, कैनरी करंट कहाँ पर है, मेडिटेरियन में नहीं है, फॉकलैंड अरेबियन में नहीं है, गल्फ पैसिफिक में नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर आपको फॉकलैंड करंट दिखेगा, ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पर है, पैसिफिक में नहीं, अटलांटिक ओशन में है फॉकलैंड करंट। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए किसकी पूछ रहा है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपको कहाँ दिख रही है, अटलांटिक में। साथ ही में कैनरी करंट कहाँ पर बोल रहा है, मेडिटेरेनियन, कैनरी करंट कहाँ पर है, अटलांटिक के अंदर कैनरी करंट है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आज आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का जवाब जरूर दूंगा। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।